जस्टिस यूयू ललित के अदालत आलिया का कार्यभार संभालने के फौरन बाद एक बड़े फैसले ने देश को एक बार फिर चौंका दिया, जब 3 जजों की बेंच जस्टिस ए.के. कौल, जस्टिस ए.एस. ओक और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में चल रही मोहम्मद असलम भूरे की अवमानना की याचिका की कार्यवाही को बंद कर दिया। कोर्ट ने कहा कि एक मरे हुए घोड़े को कोड़े मारने का कोई मतलब नहीं। पीठ ने यह भी कहा कि मामले को पहले सुनवाई के लिए आना चाहिए था। अब 30 साल गुजर चुके हैं, अब उसमें कुछ भी नहीं बचा और 2010 में याचिकाकर्ता की मृत्यु भी हो चुकी है। इस पर अदालत से ये भी मांग की गई कि याचिकाकर्ता को बदल के अब एक एमिकस क्यूरी को रखा जाए, लेकिन अदालत ने इस मांग को भी खारिज कर दिया और कहा कि अब आपके पास 2019 का एक बड़ी अदालत का, बड़ी पीठ का फैसला मौजूद है, यानी कि उस स्थान पर मंदिर बनाने का फैसला अब आ चुका है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात दंगों की सही तरीके से छानबीन करने की मांग करने वाली 11 याचिकाओं का भी निपटारा कर डाला। याचिका में कहा गया था कि जांच पुलिस के बजाय सीबीआई को दी जाए। चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला की बेंच ने गुजरात के सांप्रदायिक दंगों की जांच की मांग वाली याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि उनपे 9 में से 8 की जांच पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अदालत का कहना था कि अब ये सब बेमतलब है, इसलिए बेमतलब है कि शीर्ष अदालत ने मामले की छानबीन के लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी की ओर से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने अदालत को बताया कि 9 केसों का ट्रायल चला और 8 का ट्रायल पूरा हो चुका है। ये केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील की स्टेज में है। पहले केस पर चलें तो उस वक्त की उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप था कि उसने ही रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी थी। सुरक्षा का आश्वासन भी राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को दिया गया था। इसके बावजूद भी 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को कारसेवकों ने गिरा दिया और उसके फौरन बाद 7 दिसंबर 1992 को तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की सरकार को केंद्र सरकार द्वारा भंग कर दिया गया था। ठीक उसी रोज कल्याण सिंह ने अपना पहला बयान दिया था कि उन्हें बाबरी मस्जिद गिराए जाने का न कोई अफसोस, न दुख, न पछतावा है। बाबरी मस्जिद का गिराया जाना भगवान की मर्जी बताया था। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही थी कि ये सरकार राम मंदिर के नाम पर बनी है, लिहाजा अब उनका मकसद पूरा हुआ। राम मंदिर के नाम पर एक क्या सैकड़ों सत्ता को वो ठोकर मार सकते हैं। ये थे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जिन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में शपथ लेकर सभी प्रदेशवासियों के साथ बराबरी और न्याय का वादा किया था। इससे ही आपको मंसूबे का अंदाजा तो अच्छी तरह से लग ही गया होगा। हिंदुस्तान की अदालत आलिया ने देश के 2 बड़े नाइंसाफी से भरे मामले का हल मंगलवार को तलाश लिया और दोनों मामलों को बंद कर दिया। अदालत की ऐसी कार्रवाई देश के बुद्धिजीवियों और इंसाफ की मांग करने वालों के जहन में कई बड़े सवाल तो खड़े करती ही है। लखनऊ विश्वविद्यालय की पूर्व कुलपति और वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा का इस संबंध में कहना है कि पिछले 8-9 सालों से देश में जो कुछ भी हो रहा है, उस पस मंजर में ये हमारी निराशा को और ज्यादा गहरा करता है, क्योंकि ऐसा महसूस हो रहा है कि न्याय मांगने पर न्यायालय महसूस कर रहा है कि भाई आप बेकार परेशान करने चले आए हैं, जबकि न्याय मांगना न सिर्फ लोकतंत्र बल्कि जो राजशाहियां थीं उनमें भी न्याय की मनाही नहीं हुआ करती थी। बस राजा के न्याय और लोकतंत्र के न्याय में फर्क था। मुझे जो महसूस हुआ वो ये कि आम नागरिक के अधिकारों को बहुत तरीके से काटा गया है, उसे नैरो डाउन किया गया है। अधिकार की आवाज उठाना और मांगना सरकार की तरफ से एक गुनाह की तरह माना जाने लगा है, लेकिन हमें उम्मीद ये थी कि न्यायालय की तरफ से न्याय मांगना तो अभी गुनाह नहीं है।
इसकी कल्पना कभी नहीं की थी। न्याय की मान्यता ही अगर नहीं होगी तो न्यायालय की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये महसूस हुआ कि एक शुरुआत हुई जब चंद्रचूड़ साहब ने जो जजमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने ज़किया जाफरी के मामले में और उसमें एक वाक्य और इस्तेमाल किया जो रह रहकर हमारे दिमाग और दिल को कुरेदता रहा। वो ये था कि दीज पीपल वांट्स टू कीप पॉट बॉइलिंग, यानी कि ये लोग चाहते हैं कि हांडी बराबर दहकती रहे। ज़किया जाफरी और कई लोगों के लिए जो तीस्ता लड़ाई लड़ रही हैं, उनके लिए ये कमेंट था। हमने उसका परिणाम भी देखा कि अगले ही दिन तीस्ता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद लगातार उनकी बेल या मना होती रही या लंबी सुनवाई के लिए लटकाई जाती रही। इसके बारे में जहन में ये सवाल भी उठता है कि हजारों साल पहले के मंदिर मस्जिद विवाद, जबकि उस समय वो विवाद थे ही नहीं, उसको विवाद बनाया गया और हजारों साल पहले का सच्चा या झूठा इतिहास जो भी बनाया गया उसका बदला आज लिया जा रहा है, जिसका उस राजा या उसके परिवार से कोई संबंध भी नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हजारों साल पहले की हांडी तो दहकती रहे, हिंदू मुस्लिम वाली हांडी, मंदिर मस्जिद वाली हांडी, लेकिन अभी हाल फिलहाल यानी कि 15 से 20 साल पहले जो अन्याय हुआ, जिसकी याददाश्त हमारे मन में अभी भी ताज़ा है, वहाँ बहता हुआ खून हमने देखा है, वहाँ पर हमने कटा हुआ सिर देखा, हमने वहाँ की औरतों को देखा, सुना और उनकी तकलीफें हमारे दिल दिमाग में उतरी हुई हैं कि किस तरह से रेप हुआ और पेट से बच्चा निकालकर पटक कर मार डाला गया। इतनी भयावह चीजें, उसके लिए हमें बार बार न्यायालय जाने पर रोका जाता है कि बहुत हो गया, बहुत बार आ गए आप। और कहा जाता है कि चीजें तय हो चुकी हैं। न्याय से अगर इंसान संतुष्ट नहीं है, जिस फैसले से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं, उसके लिए बार बार न्यायालय जाना डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आप हमें बार बार असंतोषजनक फैसले दीजिए जो आपका विशेषाधिकार है, लेकिन हमें न्यायालय जाने से रोकना सरासर गलत है। पिछले 8-9 साल से जो निराशाएं हमारे बीच में हैं, इसमें से एक बड़ा अचंभा, ताज्जुब, सदमा, निराशा हमें ये फैसला आने के बाद भी हुई। अभी 2 दिन पूर्व के एक मामले पर गौर कीजिए और सोचिए कि हमारे देश में क्या क्या हो रहा है और ये चीज़ों पर कैसे अपना असर डालता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक अभी 2 दिन पहले गुजरात के सूचना आयुक्त ने 5-6 लोगों को सूचना देने से प्रतिबंधित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बार बार कुछ न कुछ पूछने चले आते हैं। क्या ये हमारा हक नहीं है? सुप्रीम कोर्ट एक मानक स्थापित करता है, उसका फौरन नतीजा हमें मिल गया गुजरात सूचना आयुक्त के इस बयान से। लखनऊ हाई कोर्ट के वकील श्री वीरेंद्र त्रिपाठी का कहना है, देखिए इस वक्त क्या माइंडसेट है, ये सब तो हम आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। प्राइमा फेसी देखा जाए तो उनके आर्गुमेंट को ज़रूर सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि जब हम कोई जजमेंट देंगे तो पक्ष विपक्ष में तर्क रखेंगे कि ऐसा हम क्यों जजमेंट दे रहे हैं। इसलिए अगर उसे शॉर्ट में ही डिसमिस कर दिया गया, जो कि अनुचित है। अयोध्या वाले मामले में एमिकस क्यूरी को मना करना भी अनुचित है। निश्चित तौर पर यह न्याय नहीं कहा जाएगा। अदालतों में एक और नया ट्रेंड भी इन दिनों देखा जा सकता है कि पीड़ित जो अपनी पिटिशन लेकर जा रहा है, उसी से उसका एविडेंस मांगा जा रहा है। हिमांशु कुमार वाले मामले में भी हमने ऐसा ही देखा। इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है। संविधान पीड़ित को न्याय दिलाए जाने की बात करता है, लेकिन कहीं न कहीं संविधान का जो मूलभूत उद्देश्य है, उसके खिलाफ ही काम होता नजर आ रहा है। नरोदा पाटिया वाले मामले में तुषार मेहता का ये कहना कि हियरिंग एडवांस स्टेज में है, उस पर कोई निर्देश देना चाहिए था, उसे खत्म करना उचित नहीं था। इतनी कौन सी आपाधापी थी?
तुषार मेहता को ये निर्देश देना चाहिए था कि वो नवीनतम रिपोर्ट दें। आप कैसे उसे खत्म कर सकते हैं? अयोध्या मामले में अगर वो चाहते तो ये भी क्वेरी की जा सकती थी कि निकटस्थ पैरोकारी के लिए कौन तैयार है। इतनी हड़बड़ी दिखाना अच्छा संकेत नहीं देता। ये सब देख कमोबेश जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि पहले किसी मामले की फिजा बनाओ, उसकी हत्या हो जाए और उसके कुछ सालों बाद अदालत इंसाफ मांगने वाले को कहे कि अब क्या करोगे अदालत आकर, अब तो वो अमुक व्यक्ति मर ही गया, तो इससे न्याय कहाँ रह गया। लोकतंत्र नहीं, हिंदुत्व का नारा देने वाले संगठन और ऐसी सरकारें जिनकी मंशा ही यही है कि आम जन का किसी तरह संविधान से यकीन उठ जाए, आप घोर निराशा में चले जाएं, तुम्ही मुंसिफ, तुम्ही मुजरिम समझ मजबूर निराश महसूस करने लगे, आगे कदम बढ़ाने से बचने लगे। इसी के इंतजार में आम आवाम को उस स्टेज तक ले जाया जा रहा है जहां वो हथियार डाल दे, ऐसी फिरका परस्त ताकतों के सामने न्याय मांगना बंद कर दे, अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना बंद कर दे। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि भ्रष्ट और सांप्रदायिक जज, नौकरशाह, सांसद, मंत्री तो हो सकते हैं पर हमारी संवैधानिक संस्थाएं नहीं। यही वक्त है हमें अपनी संवैधानिक संस्थाओं को बचाने का। उनके खिलाफ अंतिम समय तक हमें हथियार नहीं डालना चाहिए। ऐसा करके हम अपना नुकसान करेंगे और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। हमें बिना डरे इस व्यवस्था की खस्ता हाल स्थिति का पर्दाफाश करना होगा, मुकाबला करना होगा।